हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है यूके में ख़त्म कर ली होगी इस सितंबर में, या कई लोग ऐसे भी होंगे जो सीधा यहाँ पर वर्क परमिट पर आए होंगे, या आप में से कई लोग होंगे जिनकी जॉब लग चुकी होगी, चाहे मैं इनटेक में आपने ख़त्म किया है या जो भी है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर जॉब शुरू करते हैं, पाउंड में कमाना शुरू करते हैं, तो आपका लोन और ये सब चुकाने के बाद आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करता हूँ, क्या क्या मेरे सोर्स ऑफ इनकम है, क्या क्या मेरे खर्चे हैं, कहां कहां मैं इन्वेस्ट करता हूं, एंड मैं फ्यूचर में और क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूं या एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो बने रहिए इस वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे चलो यूके चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे सोर्सेस ऑफ इनकम की। तो आज के डेट में मेरे दो सोर्सेस ऑफ इनकम है। एक है मेरी जॉब जिससे मुझे एक फिक्स सैलरी आती है, और दूसरा है मेरा यूट्यूब जिससे फिक्स तो कुछ नहीं आता, किसी महीने आता है किसी महीने नहीं आता, लेकिन ओवरऑल हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ आ जाता है। लेकिन जो भी पैसा यूट्यूब से आ रहा है वो तो पूरा का पूरा यूट्यूब में ही वापस लग जा रहा है, चाहे ये माइक खरीदना हुआ हो, या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाना हो, या फिर कुछ ना कुछ। इसलिए वो सोर्स ऑफ इनकम तो अभी तो कुछ गिनने लायक भी नहीं है, और वो इतनी कम आ रही है कि भाई यूके में उसमें यानी आटा दाल भी नहीं आएगा। इसलिए अगर प्रैक्टिकल वे में कहा जाए तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है मेरी सैलरी। अब इसमें भी एक कैच है कि पिछले महीने तक मैं 2 जॉब्स कर रहा था। जैसे अभी इंडिया में बहुत बोला जा रहा है ना, मून लाइटिंग ने ये वो, तो यस, पिछले महीने तक मैं मून लाइटिंग पर ही था। एक मेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी जो मैंने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया था, दूसरी मेरी परमानेंट जॉब जो चल रही है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने 2 महीने जॉब करी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, और उसका जो पूरा पैसा आया वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ का, वो कहे ना कि ये जब मकान मैंने लिया उसकी डिपॉजिट और उसके पीछे जो खर्चे होने वाले थे उन सब में लग गया, एंड बाकी का जो भी पूरा पैसा है वो मैंने पूरा का पूरा सेविंग्स में जाने दिया। तो ये तो हो गए मेरे सोर्सेस ऑफ इनकम जो थे और जो अभी हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, या कहेंगे मेरे यहाँ पर खर्चे कितने हैं। तो अगर सबसे बड़ा खर्चा तो यूके में जो सबका होता है वो है अकोमोडेशन का। तो मेरा इस अकोमोडेशन का रेंट है 700 विद बिल्स। इसके अलावा जो है मैंने अभी पिछले 2 महीने से ही लीजर एक्टिविटीज के लिए, या कहें कि अपने फन एक्टिविटीज के लिए, जिसमें आ गया मूवीज जाना, बाहर खाना, पब क्लब घूमने जाना, ये जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए मैंने अलग से 200 पाउंड अब से रखना शुरू कर दिया है। एंड पिछले 2 महीने से तो मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ज़्यादातर नीचे ही रहता है, 200 पाउंड कभी मेरे पूरे नहीं होते। इसके अलावा जो मेरी लाइफ में एक नया खर्चा शुरू हुआ है वो है ट्रैवल का। जी हाँ दोस्तों, मुझे वीक में एक बार जो है वो ऑफिस जाना पड़ता है, और यहाँ से ऑफिस जाने के लिए जो मुझे एक ट्रेन की जो राउंड टिकट लगती है वो 42 पाउंड की लग जाती है। डिपेंड करता है ट्रेन टू ट्रेन, कभी 50 पाउंड की भी मिलती है, कभी 40 पाउंड की भी मिल जाती है, बट ऑन एन एवरेज 42 पाउंड की वो टिकट मिलती है। प्लस जिस दिन ऑफिस जाना होता है उसी दिन सभी टीम मेंबर्स के साथ खाना भी खाना होता है बाहर ही, तो वो भी कंट्री में ही करना होता है। तो जो भी बिल आता है उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी अगेन 10-12 पाउंड बन जाते हैं। तो मेरी एक ऑफिस की विजिट जो है वो मिनिमम 55 से लेके 60 पाउंड के बीच में कुछ भी बनती है। बाकी जो है वो कुछ ऐसा खर्चा हर महीने कुछ ना कुछ होता ही है, जो आपने ना कभी सोचा होता है, ना आप कभी उसकी प्लानिंग करते हो, लेकिन वो आप पे आ ही धमकता है नो मैटर व्हाट। तो उसका भी अगर मैं बताऊं तो वो भी कुछ मेरा 50 से 100 पाउंड के बीच में वो तो बनता ही है। तो अगर मेरा मोटा मोटा अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालें तो वो कुछ 1300 से 1500 पाउंड के आसपास बन जाता है पूरे महीने का। अब ये कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं निकालूंगा ना तो वो इतना ही निकलेगा, क्योंकि अगर इस महीने कोई खर्चा नहीं हुआ है तो अगले महीने हो जाता है। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए वीडियो बना है, कि मेरा अभी करंट इन्वेस्टमेंट या करंट फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं जो हूं अपना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स और इन्हीं सब चीज़ों में रखना पसंद करता हूं। मैं कोई रियल एस्टेट या कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा गोल्ड या डायमंड, इन सब चीज़ों में बहुत इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक तो इनको संभालना बहुत मुश्किल, प्लस इनमें बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लग जाता है। तो अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो मेरी अभी इंडिया में 4 SIPs चल रही है, और ये जो मेरी SIPs है ये अभी की चल रही है ऐसा नहीं है, ये मैं जब से यूके आया, इवन जब मैं स्टूडेंट भी था तब से मैंने ये SIPs चालू ही रखी है। इनफैक्ट SIP उससे पहले से चालू थी, लेकिन मेरी यहाँ आने के बाद भी कंटिन्यू रही, क्योंकि मेरी जो जॉब रही इंडिया की वो मैंने यहीं से कंटिन्यू रखी थी, और मेरी इंडिया में भी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, तो मैं उसको यहाँ के खर्चे निकालने के बाद भी उसको कंटिन्यू रख पाया था। हालांकि ये अलग बात है कि वो 1 साल 1.5 साल तक जो मेरा जो रेशियो था, या कहें कि SIP की जो अमाउंट थी वो आई थिंक 4000 की ही थी। अब आज के टाइम में मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर SIP में। अगर मैं इसमें म्यूचुअल फंड्स के टाइप की बात करूँ तो एक मेरा उसमें इंडेक्स फंड है, 2 मेरे मल्टी कैप है, जिसमें से एक मल्टी कैप फंड जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए मैंने 2 मल्टी कैप या कहेंगे 2 मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड्स रख रखे हैं, वरना मैं आप लोगों को तो एक ही रेकमेंड करूंगा। और चौथा जो है, जो हर फाइनेंशियल एडवाइजर या हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट मना करता है, और अब तो मेरा भी पर्सनली यही बिलीव है कि हाँ भाई ये जो है चौथा फंड जो है वो मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं है उसमें कुछ, या कोई इतना खास फायदा नहीं हो रहा है मुझे, ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। चौथा जो है मैंने जो जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो है गोल्ड फंड। लेकिन इन अ लॉन्ग रन
गोल्ड के जितने भी म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, ना तो रिटर्न अच्छा मिलता है, ना इसमें कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है, ना कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं खुद भी बंद करने वाला हूं और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि हाँ भाई, गोल्ड के म्यूचुअल फंड लेने से बेटर है कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आते हैं वो ले लो। मैंने अभी पिछले दिनों एक लिया था, बहुत छोटे अमाउंट का लिया था, आई थिंक 20-25 हज़ार का ही गोल्ड फंड लिया है। बस उसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि भाई वो उसमें आपको 7 साल का लॉक इन लग जाता है, प्लस उसमें आपको 2.5% जितना ब्याज भी मिलेगा, एंड जो भी उस वक्त गोल्ड का प्राइस होगा वो हिसाब से आपको पैसा वापस मिलेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, आप भी मेरी तरह एक छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। इतना अमाउंट जो आपको 7 साल तक कहीं अटका भी रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है, मैं स्टॉक्स में भी काफी एक्टिव रहता हूं। इसमें अगर मैं किस तरह से स्टॉक्स पिकअप करता हूं, अगर मैं वो बताऊं तो उसमें बहुत सिंपल सा रूल है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिस पे कर्जे बहुत बड़े हैं, मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात, रिलायंस से बड़ा तो कोई दूसरा बिजनेस है नहीं। जब मैं स्टॉक मार्केट में एंटर किया था तब जियो की वजह से रिलायंस पे बहुत ही बड़ा डेब्ट था। आज तो उन्होंने क्लियर कर लिया है, लेकिन क्योंकि मैंने तब से इन्वेस्ट नहीं किया तो मैंने अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है। इसके अलावा अगर मैं दूसरा क्राइटेरिया बताऊं तो वो बहुत ही सिंपल सा है कि भाई मैं किसी भी इंडस्ट्री के टॉप 2-3 कंपनीज जो होगी उन्हीं में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई आईटी सेक्टर, जिस सेक्टर को मैं अच्छे से समझता हूं, तो भाई आईटी सेक्टर में इंडिया में नंबर 1 कंपनी कौन सी आती है, तो वो आती है टीसीएस आती है, विप्रो आती है, महिंद्रा आती है, इन्फोसिस आती है, एचसीएल है। तो डिपेंड करता है, मैं इनमें से कोई भी 3 कंपनीज चुनूंगा और उनमें अपना पैसा डालूंगा। और आखिरी जो मेरा क्राइटेरिया रहता है वो इस तरह का रहता है कि भाई कोई भी अगर मोनोपोली बिजनेस है या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जिसको सरकार का बहुत ही बड़ा बैकअप हो, जैसे कि बात करें कि रेलवे हो गए, या कहें कि जैसे सरकारी बैंक है, तो कुछ भी बंद हो जाएगा लेकिन ये सब चीज़ें तो बंद नहीं होगी, या कुछ भी होगा तो सरकार आके इन सब चीज़ों को संभाल लेगी, बचा लेगी। अब यहाँ पर भी जो है मैंने एसआईपी कर रखी है, तो मेरा कुछ 20 स्टॉक्स के आसपास का कुछ पोर्टफोलियो बना हुआ है, एंड इनमें से 10 से 12 स्टॉक्स में मैं एक्टिवली इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने। एंड बाकी के जो मैं बता रहा हूँ 8 से 10 जो स्टॉक है, इनमें मैंने एक लमसम अमाउंट जो है वो रख के छोड़ दिया है। अब मैं उनका ग्रो होने के लिए वेट कर रहा हूँ। हालांकि अभी तो मार्केट डाउन है, एंड अभी अगर मैं अपना भी पोर्टफोलियो देखता हूँ तो वो माइनस में ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरा ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छा चल रहा है, एंड मुझे ये करते करते भी आई थिंक आज 1.5 साल या 2 साल तो हो ही गए। बीच में 6 महीने बंद रहा था, मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन फिर भी मैं पिछले 2 सालों से इसमें इसी तरह से कर रहा हूँ कि हर महीने 2-5 स्टॉक्स खरीदता हूँ, जो भी मुझे खरीदने होते हैं। कई अगर बहुत महंगे स्टॉक्स होते हैं तो उनका एक ही शेयर खरीदता हूँ, लेकिन वो हर महीने खरीदता हूँ। तो इस तरह से क्या है कि आज अगर मार्केट डाउन भी है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इतना ज़्यादा माइनस में नहीं है, कहें कि वो थोड़ा थोड़ा खरीद कर करके वो एवरेज आउट बहुत अच्छा हो गया है। इसके अलावा जो है मैंने पिछले 3 महीने से यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अब ये जो है मैं सीधा यहीं से करता हूँ, ये मेरा इकलौता इन्वेस्टमेंट है या इकलौती चीज़ है जो मैं यूके में कर रहा हूँ या यूके से ही कर रहा हूँ। बाकी मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब के सब मैं इंडिया में करता हूँ। तो दोस्तों, यूएस स्टॉक्स को परचेस करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ रेवोल्यूट। इनफैक्ट मैं अपना जो भी है कॉस्ट ऑफ लिविंग या उसका जितना भी पेमेंट वगैरह जो सब करना रहता है उसके लिए भी मैं रेवोल्यूट ही यूज़ करता हूँ। लेकिन ये जो अमाउंट है ये बहुत छोटा है। अगर इंडियन रुपीस में गिने तो ये 3,000 से लेके 5,000 के बीच में कुछ भी बैठता है, और अगर पाउंड में बात करूं तो 30 पाउंड से लेके 50 पाउंड, कभी बहुत हो गया तो 60 पाउंड जितना। लेकिन इसमें मैं अगर पोर्टफोलियो की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रेट पोर्टफोलियो है। यूएस स्टॉक्स है या कोई इंटरनेशनल स्टॉक्स है, इसमें मैं बहुत श्योर हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल आईटी कंपनीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट रखता हूं। जैसे कि एक है मेरे पास एप्पल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा गूगल, चौथा अमेजॉन। बस इन चारों के अलावा ना मुझे किसी और कंपनी के बारे में कुछ पता है, ना मैं जानता हूं, ना मैं जानना चाहता हूं, ना मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो अगर मैं सिर्फ ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड और इन सब चीज़ों की बात करूं तो मेरा यूं आप समझ लीजिए कि 75,000 से लेके 80,000 जितना तो सिर्फ और सिर्फ मेरा हर महीने स्टॉक्स में ही जाता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर मार्केट डाउन है तो ये कम भी होता है, अगर मार्केट अप जा रहा है तो ये बढ़ भी जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया मेरा म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। अब इन सब चीज़ों के अलावा मैं किन चीज़ों में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने का, या कहेंगे थोड़ा बहुत रिस्क लेने का जो मैं सोचता हूं, पर वो भी एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट का रिस्क रहेगा, और वो इस तरह का रिस्क रहेगा कि अगर वो अमाउंट पूरा भी डूब गया तो मैं यहाँ आगे वीडियो बना के कंप्लेन नहीं करूंगा कि नहीं यार आप लोग ये मत करना एंड ऑल। हालांकि मैं बना दूंगा, अगर पूरा डूब जाएगा तो मैं वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो है, एक कंसेप्ट है इनवॉइस डिस्काउंटिंग पे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने या उसके बाद के महीने में मैं कुछ 50,000 से लेके लाख रुपए के आसपास का कुछ इनवॉइस डिस्काउंटिंग में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने का देख रहा हूँ। इसके अलावा जो है मैं अपने कुछ दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों में या कुछ जान पहचान के लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं या जो कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, उनसे मेरी बात होती है और
मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई कहाँ पर एक छोटे मोटे स्टार्टअप में या छोटे मोटे बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया जाए एंड एक रॉयल्टी या एक शेयर या जो भी है वो उनका लिया जाए। क्रिप्टो विप्टो में मेरा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी समझ में आती है, मुझे क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी पसंद है। अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ मेरे पास आता और बहुत छोटा कुछ हो तो मैं कुछ इन्वेस्ट करने का मैं सोचूं भी। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे बोले कि हाँ भाई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन है, टिटकॉइन है, ये क्या बीच में वो स्क्विड कॉइन चले थे, तो उन सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे बेटर तो मुझे फॉरेन करेंसीज को रिजर्व करना पसंद आएगा। एंड मैंने पास में बहुत बार ऐसा किया है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि मैं अब्रॉड में रह रहा हूँ। तो ये जो फॉरेन करेंसीज होती हैं जो इंडिया से थोड़ी मजबूत है, तो उनका क्या है, नोट्स कलेक्ट करके रखो, 2-5 साल संभालो एंड उसके बाद आप जब भी मार्केट रेट आपको अच्छा मिले तब बेच दो, तो उसमें भी अच्छी खासी आपकी इनकम हो जाती है। मुझे आज भी याद है कि भाई मैंने सऊदी रियाल बेचे हैं, मैंने दुबई के दिरहम बेचा है, मैंने सिंगापुरियन डॉलर, मलेशिया का रिंगिट और यूएस डॉलर और अभी पाउंड, ये सब करेंसीज को 2-5 साल तक मैंने संभाली है और उसके बाद मार्केट में बेची है। एंड अगर मैं कुछ प्रॉफिट मार्जिन या वो कहूँ तो मुझे कुछ 12 से लेके 25% के बीच में मिला है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड वन कंपेयर टू क्रिप्टो। तो खत्म करने से पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है सेविंग्स अकाउंट। दोस्तों, अगर मैं अपने सेविंग्स अकाउंट की बात करूँ तो मेरे पास डेफिनेटली 2 सेविंग्स अकाउंट है, एक इंडिया का, एक यहाँ का। तो दोस्तों, किसी भी केस में आप लोगों के पास मिनिमम 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। तो ये जो इमरजेंसी फंड जो है मैंने इंडिया में भी मेंटेन करके रखा है और यहाँ पर भी मेंटेन करके रखा है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो मैंने 5 लाख रुपए के आसपास जो है मैंने एफडी करा रखी है अपने एनआरई अकाउंट में। या दोस्तों, जब भी आप इंडिया से यूके के लिए या किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए निकलें तो आपको एक एनआरई अकाउंट खुलवा के निकलना चाहिए, क्योंकि इस अकाउंट का फायदा ये होता है कि भाई आप किसी भी फॉरेन कंट्री से जो भी इंडिया में पैसे भेजेंगे तो उसमें कोई इनकम टैक्स या किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। और यहाँ पर भी मैंने अपना 6 महीने का जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो मैंने अभी आपको गिनाया कि भाई 1200 से 1500 के बीच का मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है 6 महीने का, तो उस हिसाब से जो है मैंने 8000 पाउंड जो है वो अपने बैंक अकाउंट में रख रखे हैं रिजर्व, कि भाई कल को कुछ भी हो तो मेरे पास इतना पैसा तो रहे। इसके अलावा जो मैं इंडिया से फॉरेक्स कार्ड लेकर निकला था उसमें भी मैंने लाख एक रुपए रख रखे हैं। वो फॉरेक्स कार्ड में उतना ही पैसा है कि जितना मुझे किसी भी बुरे वक्त में भी इंडिया जाने के लिए वो पैसा काम आ जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का स्ट्रक्चर। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपना किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई यूके में रह रहा है तो वो यूके में कहाँ किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं भी अपनी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, एंड क्या आपका माइंडसेट है। इसके अलावा आप लोगों के कोई सजेशन हो इसी फाइनेंशियल प्लानिंग में, कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे ध्यान में नहीं आई हो या आप लोगों को पता हो, तो आप लोग मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। मैं इसके बारे में रिसर्च करके अपने आप को अपडेट करके, एंड अगर आगे जाके कभी मैंने इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को वो भी शेयर करूंगा। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ आ गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।